अनुराग जी, अब आप एक और सिप ले लीजिए। अब मेरा रैपिड फायर राउंड शुरू आप होने वाला करिए है। शुरू, क्या दिक्कत? क्योंकि अनुराग ठाकुर क्योंकि क्रिकेटर हैं। चाय वाले की पार्टी जो आप लोग कहते हो तो उस पे अनुराग जी क्रिकेट अच्छा जानते हैं, बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत बॉलिंग की है। हो जाए रैपिड फायर राउंड अनुराग ठाकुर के साथ। पहला सवाल अनुराग जी आपके लिए, क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं जैसा विपक्ष आरोप लगाता है? नरेंद्र मोदी जी नरम दिल इंसान हैं, देशभक्त हैं, गरीब कल्याणकारी हैं। ओके, छोटे सवाल छोटे जवाब ठीक है, अनुराग जी, चलिए। ये शर्त है। जैसे क्रिकेट में नियम होते हैं ना, इसमें भी नियम है। T20 खेलते हैं। ओके, T20 हो जाए। क्या ये देश में आखिरी चुनाव है अनुराग ठाकुर? देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे और इसी तरह से निष्पक्ष होंगे। ओके, क्या नरेंद्र मोदी पुतिन है या बनने वाले हैं जैसा शरद पवार ने कहा? ये विपक्ष की घबराहट, बौखलाहट है हार से पहले की। ओके, जय शाह परिवारवाद की वजह से बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। अपनी काबिलियत से हैं और उन्होंने करके दिखाया जब आईसीसी से भारत का हक दिलाया। अनुराग ठाकुर परिवारवाद की वजह से ही बीसीसीआई में गए और अब राजनीति में भी हैं। मेरे परिवार से कोई बीसीसीआई में नहीं था। राजनीति में तो थे। राजनीति में थे। मेरे पिताजी बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनका मुझे बहुत फ़ायदा मिला, लेकिन मैं 4 बार लोकसभा का सांसद चुना, जो जनता ने वोट करके मुझे जिताया। ओके, क्या बीजेपी में परिवारवादी नेता हैं? देखिए, परिवारवाद मैं आपको फिर परिभाषा आप बता चुके। बस वही है। नहीं है। ओके, एनडीए में परिवारवादी दल हैं? निश्चित तौर पे है। बहुत बढ़िया। बीजेपी में भ्रष्ट नेता हैं अनुराग जी? किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी भ्रष्ट हो सकता है। उस भ्रष्ट की परिभाषा तय करनी होगी। नहीं नहीं, भ्रष्ट भ्रष्ट ही है भाई। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में अलग भ्रष्ट होगा, बीजेपी में अलग होगा, एनसीपी में अलग होगा। ओके, आप कैसे कह सकते हैं किसी राजनीतिक दल में कोई भ्रष्ट नहीं होगा? हो सकता है कोई हो। एनडीए में भी भ्रष्ट नेता होंगे, बाकी सहयोगी दल हो सकता है। ओके, वॉशिंग मशीन से और मैं भ्रष्ट कोई सर्टिफिकेट देने के लिए तो आपके शो पे बैठा नहीं हूं। वॉशिंग मशीन से भ्रष्ट नेता कैसे साफ हो जाते हैं? जैसे आपके कपड़े। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की टीवी पर बहस कराने के लिए चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने आज कहा, मैं तैयार हूं। क्या नरेंद्र मोदी को तैयार हो जाना चाहिए राहुल गांधी से बहस के ये लिए? निर्णय 2 बड़े नेताओं को करना है। आप देखना चाहेंगे क्योंकि आप आईएनबी मिनिस्टर हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। अरे मैं सोच रहा हूँ दूसरा खाता ही नहीं खोल पाएगा राहुल जी बेचारे। क्यों ऐसा करते हो आप? थोड़ी तो दया करो उन पे। कितना भगाओगे भाई? हम बोलते हैं स्वीकार कर लिया, वो बोले मैं तैयार हूं डिबेट के लिए। भाई सबको पता है क्या होने वाला है। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? ये ना मुझे ना आपको तय करना है, देश की जनता को तय करना है। ओके, प्रियंका गांधी क्या पीएम मटेरियल है? देश को तय करना है। अभी तो एमपी की टिकट नहीं मिल पा रही, तो बाकी तो ओके, अनुराग ठाकुर, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी। सेफ खेल गए आप। नहीं, सेफ नहीं दोनों खेला। का नाम ले लिया। अटल जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत करीबी से अटल जी को देखा है। नरेंद्र मोदी जी के साथ हमने हिमाचल के समय से 1995 से काम किया। लगभग 30 साल हो गए। आपकी यानी मोदी जी से इतनी पुरानी पहचान है? मोदी जी हिमाचल के प्रभारी थे। हाँ, यहाँ पे आए तो सरकार बनी। तो आपको पहली मुलाकात याद है क्या? बहुत पहले एक बार किसी रेस्ट हाउस की, अब तो साल तो कुछ याद नहीं। पुरानी कुछ यादें हैं? कोई ऐसी बातचीत, कोई देखिए, किस्सा मोदी जी के में साथ? एक बदलाव नहीं देखा। वो जितने अनुशासन वाले और मेहनत वाले तब थे, उतने ही आज हैं। ओके, समय के पाबंद, और उनका जो अटेंशन स्पैन जो सामने बैठा व्यक्ति की तरफ है, वो मैंने आज तक किसी नेता में नहीं देखा। जितनी आपको वो अहमियत देते हैं आपके सामने बैठ के। ओके, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अनुराग जी किसे मानते हैं? डिफिकल्ट है, तो छोड़ दें? छोड़ दिया जाए। लीव कर दिया? ओके, टक कर दिया जाए। हिमाचल का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? प्रेम कुमार धूमल जी को। ओके, ये तो आसान था, फुल टॉस थी शायद। नहीं, लोग कहेंगे कि पिता हैं इसलिए पिता कहा है, थे, लेकिन आप पूछेंगे लोगों को जाके तो हिमाचल का विकास हुआ तो उनके 10 वर्षों में। ठीक है। ओके, देश का बेस्ट स्पीकर, सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? आज के समय अगर प्रधानमंत्री जी को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है अमित भाई बहुत प्रभावशाली हैं। ओके, उनके आंकड़े, उनका तर्क, खासतौर से संसद वाला, और कन्विंस करने वाले, मुझे लगता है ही इज अ गुड स्पीकर टू वॉच। उनको सुनने में आनंद आता है। ओके, सीखने को मिलता है। ओके, देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी को अनथक। देश का फिटेस्ट लीडर कौन है, सबसे फिट? आप खुद बहुत फिट हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। अब आप फिर बोलोगे कि मोदी जी का नाम लिया, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं, मोदी जी के अलावा मोदी जी के राहुल गांधी बड़े अलावा- फिट हैं, उनके भी डोले शोले देखे होंगे आपने। अगर वो फिटनेस का क्राइटेरिया है तो फिर मैं और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं। बताइए ना। ऐसे तो अनुभव भी हैं बीजेडी के, Okay. देखोगे तो उनके भी डोले बड़े हैं और फिल्म स्टार भी हैं। अच्छा, और हमारे पास तो सनी देओल भी थे, अगर वैसे फिटनेस है ये हाथ आपका नहीं 2.5 किलो का 2.5 किलो का। तो आपके हिसाब से फिटनेस का क्राइटेरिया क्या है? आपके क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है ना, हर चीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया स्टेमिना जिसमें ज्यादा हो, बिना थके काम कर सके। डिपेंड करता है। अगर आप राजनीतिक काम करें कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, Okay. क्रिकेट में आपको स्किल चाहिए, लेकिन टेनिस खेलोगे तो आपको स्टेमिना भी चाहिए। ओके, तो देश इसलिए का मैं कह रहा हूँ हर पिच पे, हर फील्ड पे आपका क्राइटेरिया बदलेगा। ठीक है। तो राजनीति में आप किस तरह का फिटनेस टेस्ट चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर ओके, करता देश का सबसे ईमानदार नेता अनुराग ठाकुर किसे मानते हैं? है। मेरे लिए जो आज तक बेईमान घोषित नहीं हुआ या भ्रष्ट घोषित नहीं हुआ, सब ईमानदार हैं। देश का सबसे भ्रष्ट नेता आप किसे मानते हैं? आप देखो 2-2 से लेके 4-4 घोटालों के आरोप किस पे लगे। नाम ले दीजिए। अब देखिए एक परिवार एक पार्टी पे क्यों ऐसा करते हैं, छोड़िए चलो। देश का फिर सबसे बोलोगे कि इनके पीछे हाथ धोके पड़ जाते देश का सबसे, आप तो वैसे पीछे पड़े रहते हैं। आप राहुल गांधी, पूरा दिन आप राहुल गांधी पर हमला करते हैं, फिर आप कहते हैं कि वो मैटर नहीं हैं। करते। मैंने तो किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया था। दिन भर तो लेते हैं, मैं तो नाम थोड़ी लिया आप मैंने। दिन भर लेते हैं। अटैक तो राहुल गांधी को ही आप करते हैं और आपकी पार्टी करती है, फिर आप कहते हैं कि वो मैटर ही नहीं करते। मटेरियल इतना देते हैं खुद वो। ओके, देश का सबसे प्रॉमिसिंग नेता अनुराग जी किसे मानते हैं, जिसका भविष्य एकदम ब्राइट हो? काफी नाम है, काफी नाम है। मैं समझ गया, काफी ये दर्शक भी समझ गए होंगे अनुराग जी का जवाब। सबसे ज्यादा अन्याय अनुराग जी किसके साथ हुआ है इस देश में, नेताओं में? नेताओं में यस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने उनको अपमानित, प्रताड़ित किया, राजनीति से बाहर किया, आप खेल गए और अनुराग जी। उनको जो उनका हक था वो भी नहीं दिया, और उनके दिए हुए रिजर्वेशन को जो SC ST OBC का है उसमें से 5% काट के कांग्रेस ने मुसलमान को दे दिया। दर्शक देख रहे हैं, अनुराग जी खेल गए, बॉल मिली और फ्लिक कर दिया, खेल गए आप। चुनाव है ना इसलिए। क्या अनुराग ठाकुर सीएम बनना चाहते हैं? मुझे लगता है पद से कुछ नहीं होता, आपके काम से आपका कद बढ़ता है। जो पार्टी कहे उसके लिए तैयार है। कार्यकर्ता हैं, सीएम बनने को कहे तो आप हाँ कर देंगे? मैंने कहा कार्यकर्ता हैं, जिस काम पे लगाएंगे विकल्प खुला है मतलब। बिल्कुल। कभी आपने सोचा नहीं इस बारे में किस बारे में? कि हिमाचल में रहकर, मैं तो हिमाचल में ही ना, देखो इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको। भाई सांसद बनकर आप तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बने, कभी आपने सोचा कि नहीं हिमाचल में रहकर धूमल जी के बाद अब मैं यहाँ की राजनीति संभालूं और यहाँ का मुख्यमंत्री बनूं, राज्य की बागडोर संभालूं और पिता के काम को आगे बढ़ाऊं? आप सच सुनना चाहते हैं? सच बोलिए। मैंने कभी राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचा था। मैं आज आपको बताता हूँ आपके चैनल पे पहली बार। मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष था। मैंने धर्मशाला में स्टेडियम 26 साल की उम्र में बनाया, 1 रुपया भी किसी सरकार से नहीं लिया, और 300 फीट के पहाड़ को काट के दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया। मैंने यहाँ मैच कराया, बहुत बड़ा, बहुत भीड़। उस समय वीरभद्र जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आए, बहुत खुश हुए, बहुत मेरी तारीफ की, कमाल किया, और कुछ दिनों के बाद एक कानून बना दिया, सारी एसोसिएशनों पे कब्जा करने के लिए एक पूरा स्पोर्ट्स बिल ले आए। मैं लड़ा 26-27 साल की उम्र में पूरी सरकार के साथ, 15 साल मुकदमे लड़े, और उस दौरान मेरी हिमाचल में काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी। लोगों ने सोचा इतना अच्छा काम किया भी क्या। और बाई इलेक्शन आया एक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का, तो अरुण जेटली जी ने उस समय कहा कि अगर बाई इलेक्शन कोई जीत सकता है तो तुम जीत सकते हो। और मैं 3 महीने अरुण जेटली जी से बात करने नहीं गया था कि भाई मुझे राजनीति में आना ही नहीं है। अच्छा। और अरुण जी ही थे जिन्होंने मेरे पीछे पड़ पड़ के कहा कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं, पार्टी के लिए तुम्हें आना है। ओके, मैं समझ गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जो पार्टी कहे आप उसके लिए तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो व्यक्ति राजनीति में आना नहीं चाहता था और आया और 4 बार सांसद भी बन गया, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, चीफ विप सबसे यंग बन गया, हाँ, और 2-2 मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए मिले, तो पर अब इससे तो आपको मजा आ रहा होगा राजनीति में। देखिए, अब तो आप नहीं सोचते होंगे। यही फर्क है।
जब मैं कांग्रेस के टाइम पे मंत्रियों को देखता था तो सुबह 11 बजे दफ्तर गए, शाम को 4-5 बजे आ गए। हाँ। वो मजे के लिए होंगे, हम सेवा के लिए आते हैं। मैं कह रहा हूं काम करने में मजा आ रहा होगा, काम करने में भी तो मजा देखिए आता है। आप किसी भी हाल में आप, मैं कई बार मुझे लोग पूछते हैं यार तुम लोग 18-20 घंटे क्यों इतनी लगे रहते हो। मैंने कहा अगर आप इसको बोझ के रूप में लोगे तो दब जाओगे, राइट। अगर आनंद उठाओगे तो प्रफुल्लित रहोगे, खुश रहोगे। अंदर का क्रिकेटर बाहर आ ही जाता है ना। वो जैसे अगर आप एंजॉय करते हो क्रिकेट तो बस एंजॉय ही करो, उसके बाद वो काम कहाँ रह जाता है। ठीक है, मोदी जी कब तक पीएम रहेंगे अनुराग जी? जब तक देश की जनता चाहेगी। अमित शाह बोलते हैं 10 साल और कम से कम, आपको क्या लगता है? जब तक देश की जनता चाहेगी। ओके। अनुराग जी, जीएसटी के स्लैब्स में क्या बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आप वित्त राज्य मंत्री रहे हैं और विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स है। ये राहुल गांधी जी पहले तो व्यवस्थाओं को समझ ले। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ज्ञान अधूरा हो तो कई बार दिक्कत करता है। कुछ बदलाव होना चाहिए जीएसटी के स्लैब्स में? मैं आपको फिर कहता हूँ कि केवल केंद्र सरकार को नहीं करना, जीएसटी काउंसिल को करना है। राज्य की सरकारों के प्रतिनिधि और केंद्र के प्रतिनिधि एक मंच पे आके तय करते हैं क्या बदलाव होगा या नहीं होगा। ओके। पेट्रोल डीजल जीएसटी में आने चाहिए अनुराग जी? फिर वही बात, राज्यों को ही आज, चलो मैं एक और मंच पे कहता हूँ, कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित राज्य बोल दें कि उसमें आने चाहिए, तो आप तैयार हैं? हाँ। ओके। नोटबंदी का फैसला गलत था अनुराग जी? मैं कहता हूँ देश का इससे बड़ा भला क्या होगा। ये जो कश्मीर में पथरावबाजी होती थी, दो कारण हटी है, एक नकली नोट और धारा 370-35 से हटने के बाद। ओके। 80 और करोड़ इससे लोगों को, पाकिस्तान की भी बड़ी कमर टूटी। देखो आज दाने दाने को मोहताज हैं साहब। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दिया जा रहा है अनुराग जी अब भी? क्योंकि कोरोना के टाइम शुरू हुआ था, अब तो 4 साल हो चुके। क्या करना चाहिए मुझे बताइए। विपक्ष ये कहता है कि इसका मतलब 80 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं आपकी सरकार में। आप कहते हैं गरीबी हटा दी। आप उनको फ्री 2011 राशन- का जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार अब तक चल रहा है, अब अगला सर्वेक्षण होगा इसके बाद। और एक अभी जो सर्वेक्षण है उसमें कहा गया कि देश में 25 करोड़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन से बाहर आए। ओके। मोदी सरकार के कारण बाहर आए, मोदी सरकार की नीतियों के कारण बाहर आए। लेकिन आप कौन सा सर्वे उठाओगे? इकोनॉमिक सर्वे कब हुआ? 2011 में। 21-22 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। अब ये चुनाव खत्म होने के बाद होगा। ओके। जब वो होगा तो उसके बाद जो 33% आरक्षण मोदी जी ने महिलाओं को दिया है, वो वाली स्थिति भी उसके बाद आएगी। क्योंकि उसके बाद क्या होगा? अगर आप क्रिकेट खेल रहे होते, कौन सी टीम में खुद को खेलते हुए देखते हैं आईपीएल में? अगर कोई पिक कर ले तो बहुत खुश नसीब होता है। फिर भी कोई आपकी टीम होगी ना यार, इस टीम में मुझे मौका मिल जाता था। आपको क्या लगता है खिलाड़ी अपने मन से, ये तो फ्रेंचाइजी पिक करता है किसको? पर मन भी होता है बहुत सारे खिलाड़ियों का। बहुत सारे लोग कहते हैं यार, मन मुंबई क्या में करेगा जाना अगर है। दूसरा पिक नहीं करेगा तो? ओके। मन तो बहुत कुछ करता है। आपने कभी सोचा नहीं मतलब ऐसा डिटेल में? भारत के लिए खेलने का मन था, फ्रेंचाइजी के लिए नहीं। ओके। क्या वो सपना अभी है? अभी आता है कभी रात में कि यार बचपन खेल से लेके जवानी तक जो किया हो क्रिकेट पे, इतना मेहनत, सब प्रैक्टिस तो रहता है दिल में। ओके। अब मैं कुछ नाम लूंगा अनुराग जी, जो पहला शब्द या लाइन आपके जहन में आती है वो बतानी है आपको। निर्मला सीतारमण, जो कि आपकी पहले बॉस थी। निर्मला जी, क्या आता है पहले, सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? एक ईमानदार नेत्री। कैसी बॉस थी? बहुत अच्छी। टफ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। निर्मला जी और हमने संगठन में काम किया है। मोदी जी कैसे बॉस है? टफ आपने बताया, हार्ड टास्क मास्टर है। आई थिंक ही इज द बेस्ट बॉस वन कैन हैव। आई हैव द बेस्ट बॉस। उनको कप्तान कहा जा सकता है और नड्डा जी को कोच कहा जा सकता है, क्योंकि नड्डा जी पार्टी संभालते हैं और आपकी जो सरकार है वो मोदी जी संभालते हैं। कभी क्रिकेटिंग टर्म्स में सोचते हैं आप? नहीं? मेरे लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक प्रधानमंत्री। ओके। कन्हैया कुमार? टुकड़े टुकड़े। सचिन पायलट? युवा नेता। ओके। सिंधिया जी? युवा नेता। आपकी तो बहुत यादें होंगी पुरानी उनके साथ। दोस्त है मेरे दोनों। सारे दोस्त हैं? सारे नहीं, मतलब ये युवा नेता। सचिन पायलट और सिंधिया, पहले वाला नहीं, वो राहुल जी के। सारे से मेरा मतलब सचिन पायलट और सिंधिया। राहुल की एक युवा ब्रिगेड होती थी जिसमें ये 4-5 नेता उनके करीबी रहते थे। उन सब से आपकी दोस्ती अब हो गई होगी लगता है। उनमें से ब्रिगेड में कौन कौन है अभी साथ में? अब तो कोई बचा ही नहीं है। सचिन पायलट रह गए हैं अभी।
वो क्यों नहीं, सचिन पायलट क्यों नहीं आए? आने वाले थे वो, लगा आ रहे थे। मानेसर चले गए थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आपको पता होगा। दिल्ली दूर थी। ओके, अजीत पवार। मेरा कोई मुलाकात नहीं, एक आध बार मुलाकात। हाँ, सेफ, आप फिर सेफ खेल गए, मेरी मुलाकात महाराष्ट्र, आप डक कर गए, बाउंसर था। मेरी उद्धव ठाकरे जी से, आदित्य ठाकरे से बहुत बार मुलाकात हुई, शरद पवार जी से, सुप्रिया सुले जी से, लेकिन कभी अजीत पवार जी से नहीं हुई, क्योंकि उनकी राज्य में ही राजनीति ज़्यादा रही। राजनीतिक जवाब आप नहीं देंगे क्योंकि थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नहीं, मुझे कोई वॉशिंग मशीन आएगा ना फिर। नहीं, मुझे उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अशोक चौहान। हमारे साथ एमपी थे। छगन भुजबल। मेरी कभी मुलाकात नवाब मलिक। कभी मुलाकात नहीं हुई। नवीन जिंदल। नवीन मेरे साथ सांसद थे और अब हमारी पार्टी में हैं। ओके, राहुल गांधी। एक नेता जो बड़े दल के हैं, बड़े परिवार से आते हैं, मेरे सीनियर हैं पार्लियामेंट में, और मैं राहुल जी के बारे में इतना ही कहूँगा, जब भी मिले राहुल जी ने सदा शिष्टाचार, प्यार से ही बात की। और ये सोनिया जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, चाहे जितना मर्जी हमारी, मैं कांग्रेस के खिलाफ, उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, लेकिन शिष्टाचार ना मैंने कभी भूला है, ना उनकी ओर से। मैं सदा, सोनिया जी आती हैं पार्लियामेंट में, उनको नमस्ते करता हूँ, मेरे नमस्ते का जवाब देते। राहुल जी मुझे नमस्ते मैं उनको नमस्ते करता हूँ, वो मुझे नमस्ते का जवाब देते। देखिए, राजनीति कोई हम एक दूसरे की जमीन जायदाद तो बांटनी नहीं, मुझे उनकी नीतियाँ, उनके विचार, विचारधारा, ओके, इनके ऊपर टिप्पणी करें। मेरा व्यक्तिगत उनसे कुछ और नहीं है। प्रियंका जी। प्रियंका जी से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन प्रियंका जी का जब हिमाचल में घर भी बन रहा था तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे क्यों परमिशन दी जाए। हमने परमिशन दी, तो कई लोगों ने कहा बीजेपी वालों ने परमिशन कैसे दे दी, या इनका घर यहाँ पे क्यों बना। अरे, एक परिवार से, एक बड़े राजनीतिक परिवार से कोई यहाँ पे आए, कोई और भी आना चाहिए, वो भी नियमों के अनुसार कोई परमिशन लेना चाहिए, तो उनका स्वागत है। बड़े आरोप लगे थे, आप ही की पार्टी के बहुत सारे नेताओं, प्रवक्ताओं ने आरोप लगाए थे हिमाचल में, देखिए प्रियंका गांधी ने वहाँ घर बना लिया और ये कर दिया और ये हो गया, वो हो गया। कोई इसमें कोई बुराई नहीं। मैं तो कहता हूँ बाकी भी कांग्रेस के बड़े नेता अगर यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। आखिरकार आराम तो करना है उनको चुनाव के बाद। और हिमाचल से अच्छी जगह क्या है आराम के लिए, विश्राम के लिए। मनमोहन सिंह। अच्छे इकोनॉमिस्ट, अच्छे नेता, सज्जन आदमी। रॉबर्ट वाड्रा। जब भी मैं मिला, देखिए, मैं मनमोहन सिंह जी के बारे में एक बात तो कहना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भी थे, मैं केवल सांसद ही था। जब भी मिलते थे तब भी उन्होंने धूमल जी के बारे में जरूर पूछना, प्रेम जी कैसे हैं, प्रोफेसर साहब कैसे हैं। यूज टू कॉल हिम प्रोफेसर प्रेम जी कैसे हैं, धूमल जी ने प्रोफेसर प्रेम जी कैसे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी अफेक्शनेट ऑफ हिम। उनका बहुत प्यार, लगाव एक तरह से। तो कुछ यादें ऐसी हैं। एक बार तो मैं पार्लियामेंट में कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले पे बोल के आया बाहर, तो कुछ देर में 1 घंटा अंदर बैठा स्पीच बाकियों की सुनने के लिए। जब मैं बाहर सेंट्रल हॉल में आया तो कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी गिरिजा व्यास जी, उनके आसपास कुछ कांग्रेस के और सांसद बैठे थे। उन्होंने उठ के मेरे बारे में कहा कि आज आपने शानदार भाषण दिया, आज की चाय मैं आपको पिलाती हूँ। कांग्रेस की सांसद थी, लेकिन चाय मुझे पिलाई कि उनको लगा एक उभरता हुआ नेता है, उसकी तारीफ की। इसी तरह से हमारे स्पीकर साहब थे, जब मैं पहली बार सांसद बना, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी से थे, लेकिन उसके बावजूद मनोबल बढ़ाते थे युवाओं का। मैंने लोकसभा में जाके एक चीज़ बहुत सीखी संसद में, कि आपका मन छोटा नहीं है। और ये अटल जी की लाइनें बहुत काम में आती हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये राजनीति में बहुत काम आएंगी। ओके। मनमोहन सिंह कम्युनल थे क्या? उन पर आप ही ने आरोप लगाया था ना, अभी बयान याद दिलाया था। मैंने उन्हीं के ही बयान को लेके बताया कि उन्होंने कैसे कहा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का और उसमें भी मुसलमानों का पहला अधिकार है। समझ गया, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक अलग है, लेकिन निजी तौर पर आप उनको नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा जी, ये तो टीवी पे चला है। वही कह रहा हूँ। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी। स्टेट्समैन, अ लीडर पार एक्सीलेंस। अडवाणी जी। उनसे मेहनती, उनसे बेस्ट टीम बनाने वाला नेता, संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित। और अनुशासन में तो मैं क्या कहूँ, मेरे लिए
मैं जब अडवाणी जी के बारे में कुछ कहता हूँ मैं थोड़ा भावुक इसलिए हो जाता हूँ। मुझे 2014 में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने का अवसर मिला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें INB, पोस्ट, टेलीकॉम ये सारे डिपार्टमेंट आते थे। उस कमेटी के सदस्य सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी जी ये सब, लेकिन अडवाणी जी भी उसके मेंबर थे। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात कि जिस नेता के नीचे हम लोग कार्यकर्ता के रूप में बने, मैं उस कमेटी का चेयरमैन बन गया। अडवाणी जी की खासियत, अगर किसी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो अडवाणी जी ने फ़ोन पहले करना, दीपक चोपड़ा जी फ़ोन करते थे, अडवाणी जी ने बात करनी कि भाई मैं उस दिन मेरी ये मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। ये बड़े नेता के बहुत गुण हैं जो आज की पीढ़ी को बहुत सीखने पड़ेंगे। कई बार होता था कि मैं पहुंच गया मीटिंग के लिए, लेकिन लोग कहते थे अभी कोरम पूरा नहीं हुआ तो आप 5-10 मिनट रुक जाइए, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं कि अडवाणी जी पहले आ गए हैं, तो मैं 5 मिनट बाहर वेट करता रहा कि भाई कोरम हो जाए। जब मैं आया तो अडवाणी जी खड़े हो गए एंड आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने अडवाणी जी के पहुँचे, मैं कहा सर आप ऐसा मत किया करो। तो उन्होंने कहा बेटा ये कुर्सी के लिए जो चेयर है, चेयरमैन के पद के लिए है। अब ये छोटी छोटी बातें आपको उस पार्टी में सीखने को मिलती। आप अडवाणी जी को लेकर इतने भावुक, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अडवाणी जी ने इस पार्टी के लिए जो परिश्रम किया है, अटल जी ने जो नेतृत्व दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। उस समय अटल जी, अडवाणी जी मिले, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे हमें संगठनकर्ता मिले। आज अमित भाई या मोदी जी हों, हमारे अन्य नेता हों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है पार्टी के लिए। आप भावनात्मक रूप से कितना जुड़ गए हैं इन नेताओं से अपने और इस पार्टी से। मैं क्योंकि उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, किसी का अपना कुछ नहीं चाहते हैं। नहीं तो आप चलिए पूछिए। ऑलराइट, चेंज करते हैं। अखिलेश यादव, अब थोड़ा सा आप नेता वाले फॉर्म में आएंगे। बहुत बड़ा अंतर मुलायम जी और अखिलेश जी में है। मुलायम जी कार्यकर्ताओं से जुड़े थे, कार्यकर्ताओं से कटे हैं। ओके, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अपने पिता की छवि से बाहर निकले हैं। निकले, निश्चित तौर पे निकले। संभाल लिया आरजेडी उन्होंने, एक चैलेंज आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार में। वो मैं कह रहा हूँ अपने पिता की छवि से बाहर निकले हैं। किसने क्या संभाला, किसने नहीं संभाला पता नहीं। ओके, जय शाह, युवा जिन्होंने क्रिकेट में बहुत योगदान दिया, बहुत छोटी उम्र में दिया। और जो उन पर आरोप लगते हैं उनको आप कैसे डिफेंड क्या करेंगे? आरोप है? परिवारवादी हैं, अमित शाह के बेटे हैं, क्रिकेट का कुछ नहीं पता उनको। ये कौन सा गुनाह है? और उनको बीसीसीआई में सेक्रेटरी बना दिया। ये क्या गुनाह है? किसी का बेटा होना कोई गुनाह नहीं, वो अपनी काबिलियत पे वहां पर है, और काबिलियत के दम पे आईसीसी से भारत को ज़्यादा पैसा दिलाया है, भारत को वर्ल्ड कप दिलाए हैं। अच्छी बात है, कैसा काम उनका योगदान है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अच्छा काम कर। जय शाह बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे, सबसे मिलनसार हैं, सबकी साथ में लेके चलने वाले टीम वाले हैं। तो जो ट्रोलिंग होती है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ता है? उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। कुछ लोग एजेंडा के तहत करते होंगे, इससे उनके काम को क्या फर्क पड़ता है? अगर बीजेपी की सरकार आती है हिमाचल में, तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, अनुराग ठाकुर, क्या आप तैयार हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए? पार्टी कहे तो? मैं सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का बन के संसद में, भारत की संसद में अपने इलाके और अपने प्रदेश के लिए आवाज उठाना चाहूँ। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन, सिर्फ पॉलिटिशियन। भ्रष्ट। वरुण गांधी नेता। रघुराम राजन विफल अर्थशास्त्री, पी चिदम्बरम भ्रष्ट मंत्री रहे। अनुराग जी, थैंक यू सो मच। मुझे Thank बहुत मजा आया Thank आपके you. साथ ये इंटरव्यू करने में। थैंक यू। आपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। कुछ आपने सवाल डक किए, लेकिन जाहिर है अच्छा क्रिकेटर वही होता है जो बाउंसर पर कई बार डक भी कर जाए। हर बॉल पर शॉट खेलना जरूरी भी नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनुराग जी, थैंक यू।